मुझे काफी देर बाद समझ आया, टूटा हुआ जिस्म इतना डरावना नहीं होता। असली खौफ होता है एक टूट चुकी रूह का। एक खतरनाक कार एक्सीडेंट ने तुमसे सब कुछ छीन लिया। तुम हमेशा के लिए चलने की एबिलिटी खो बैठी। मेरे हर दोस्त ने मुझे समझाया, उसको छोड़ दो, बिना सोचे समझे छोड़ दो, वो कभी अपने पैरों पर खड़ी नहीं हो पाएगी। अपनी जिंदगी बर्बाद मत करो। मेरे पेरेंट्स तक ने मुझे फोर्स किया, थोड़ी देर के लिए उसका ख्याल रख सकते हो, लेकिन क्या तुम पूरी जिंदगी ऐसे जी पाओगे? एक टूटे हुए इंसान के साथ फ्यूचर नहीं होता। लेकिन मैंने सबकी बात ठुकरा दी और मैंने डिसाइड किया कि मैं उसके साथ ही रहूंगा। उस वक्त मेरी गर्लफ्रेंड एक फाइटर थी, रोज अपने आप को रिहैब में तोड़ देती थी, इतनी मेहनत करती थी कि पसीने में भीग कर ही गिर जाती थी। सुआन के जीने की जिद इंसानियत की सबसे खूबसूरत रोशनी लगती थी और मैं उसे और गहरा प्यार करने लगा। लेकिन वो रोशनी सिर्फ एक पल के लिए चमकी थी। उसके नर्व्स मर चुके थे, उसके दोबारा खड़े होने का चांसेस लगभग 0 था। समय के साथ उसकी कंडीशन और खराब होती गई और फिर डॉक्टर्स ने फाइनल वर्डिक्ट सुना दिया, सुआन कभी भी दोबारा चल नहीं पाएगी। उस दिन मैंने अपना करियर छोड़ दिया। मैंने अपनी पूरी जिंदगी उसके नाम कर दी, एक छोटी सी उम्मीद के लिए, एक मिरेकल के लिए। शायद वो उम्मीद बहुत कमजोर थी, या शायद मेरी केयर उसके लिए एक घुटन सी बन चुकी थी। सुआन धीरे धीरे उदासी और बेजान सी जिंदगी में डूबने लगी। उसका टेम्पर बदलने लगा, छोटी सी बात पर भी उसका गुस्सा सिर पे चढ़ जाता था। जैसे एक दिन सिर्फ सैंडविच ठीक से कट नहीं हुआ और वो पागल होकर चिल्लाने लगी। आज जैसे ही मैं थोड़ा रेस्ट करने लेटता हूँ, अचानक ग्लास टूटने की तेज आवाज आती है, सब निकल जाओ, बस निकल जाओ, बेकार हो, बस यूजलेस हो। मैं तुरंत उठकर बेडरूम की तरफ भागता हूँ। वहाँ सुआन कांप रही होती है, उसका गुस्सा रॉ और डरावना होता है। उसकी मेडिसिन का कप जमीन पर टूटकर बिखर चुका होता है। मैं दरवाजे पर रुक जाता हूँ, हाथ में नई बनाई हुई दवा का बाउल पकड़े हुए। इस सीन मैं 1000 बार देख चुका हूँ। मैं धीरे से उसके पास जाता हूँ और उस लड़की को देखता हूँ जो कभी इतनी खूबसूरत थी, आज बिल्कुल पहचान में भी नहीं आती। उसका चेहरा एक डरावने एक्सप्रेशन में बदल चुका होता है। वो बेडशीट को इतने जोर से पकड़ती है कि उसके नकल्स सफेद पड़ जाते हैं और वेन्स उभर आती हैं। मैं उसकी टांगे उठाता हूँ। भाई ये क्या कर रहा है? जो बिल्कुल बेजान पड़ी होती है, जैसे 2 सड़ी हुई लकड़ी के टुकड़े। और ये सब 4 साल पहले के एक्सीडेंट का नतीजा था। बस पहले दवा पी लो, सब ठीक हो जाएगा। मैं मुस्कुराने की कोशिश करता हूँ, लेकिन वो मुस्कान झूठी होती है। वो गुस्से से मुझे देखती है। इस दवा का क्या फायदा? डॉक्टर्स ने क्लियरली बोल दिया है, मेरी नर्व्स मर चुकी हैं, मुझे कुछ महसूस नहीं होता। वो सीधा मेरे आंखों में देखती है। वो आंखें जो कभी सितारों की तरह चमकती थी, अब सिर्फ अंधेरा है, गहरा खाली अंधेरा, जैसे उसके अंदर कोई फ्यूज फट गया हो। सेंट बनने का ड्रामा बंद करो। क्या तुम अंदर ही अंदर मेरा मजाक उड़ा रहे हो? क्या तुम्हें अच्छा लगता है मुझे ऐसे देखकर? एक बेकार इंसान जो अपने आप को कंट्रोल भी नहीं कर सकती। मैं तुरंत बोलता हूँ, मैंने कभी तुम्हारा मजाक नहीं उड़ाया। डॉक्टर ने कहा है अभी भी थोड़ी होप है, अगर हम थेरेपी और मसाज कंटिन्यू करें तो। अभी वो मेरी बात को काट कर कहती है, चुप रहो। वो अचानक चीखती है, अब झूठ बोलते हो तुम लोग, सबका सब गंदा झूठ है। अचानक वो मुझ पर झपटती है जैसे कोई पागल जानवर। उसका लोअर बॉडी तो बिल्कुल पैरालाइज है, लेकिन उसकी अपर बॉडी इतनी वॉयलेंट होती है कि देखकर ही डर लगने लगता है। वो मेरा कॉलर पकड़ लेती है और मुझे अपनी तरफ झटके से खींचती है। फिर अपने दांतों से मेरे 4 आर्म्स में जोर से काट लेती है। एक पल में ही तेज दर्द मेरी बॉडी में दौड़ जाता है, जैसे नर्व्स चिल्लाने लगे हो। मुझे क्लियरली महसूस होता है उसके दांत मेरी स्किन को चीर रहे हैं। 1 3 5 10 सेकंड बीत जाते हैं। सुआन के जबड़े पर इतना प्रेशर पड़ता है कि उसको खुद दर्द होने लगा, लेकिन मैं अपना हाथ नहीं हटाया। सुआन धीरे से मेरी तरफ देखती है, फिर मेरे हाथ पर नजर जाती है। मेरा 4 आर्म खून से भरा हुआ था, 2 गहरे दांतों के निशान जिनसे ताजा लाल खून बह रहा था। वो एकदम फ्रीज हो गई। उसकी पागल सी आंखों में एक पल के लिए कंफ्यूजन चमका और फिर उसे भी गहरा रूह को तोड़ देने वाला ब्रेकडाउन होने लगा और मुझसे पूछने लगी, तुमने मुझे धक्का क्यों नहीं दिया? क्या तुम मुझे सिर्फ एक बेचारी चैरिटी केस समझते हो? आखिरकार सुआन ने मेरा कॉलर छोड़ दिया और उसका पूरा जिस्म ढीला पड़ के तकिए पर गिर गया। मैं खत्म हो चुकी हूँ। मुझे अपनी टांगे महसूस भी नहीं होती। मैं कभी डांस नहीं कर पाऊंगी। एक बात बता, तू फाइटर थी या फिर एक आर? खैर, मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद हो चुकी है। सिर्फ तुम जैसे एक वफादार कुत्ते के अलावा किसी को मेरी जरूरत नहीं है। मैं धीरे से अपना जख्मी हाथ वापस खींच लेता हूँ, अंदर ही अंदर टूटते हुए। सुआन की हालत देखकर मेरा दिल अंदर से मर रहा
था। सालों की लगातार तकलीफ ने उसके दिमाग को पूरी तरह से तोड़ दिया था। वो अब सिर्फ अपने पुराने रूप की एक परछाई रह गई थी। मैं उसके आंखों में सीधा देखता हूँ, मेरी नजर में न गुस्सा था न नफरत, और मैंने उससे कहा, नहीं सुआन, जब तक मैं सांस ले रहा हूँ तुम कभी अनवांटेड नहीं होगी। वो हल्की सी हंसी के साथ बोलती है, तो तुम्हें लगता है कि मैं बस तुमसे चिपक कर जीऊंगी? ये चिपकना नहीं है, ये सहारा देना है। फिर वो सीधा मुझे देखती है, तो फिर कसम खाओ, अगर मेरी टांगे ठीक हो गई, अगर मैं सच में फिर से खड़ी हो पाई, तो हम तुरंत शादी करेंगे। मैंने बिना सोचे हाँ कह दिया। मैंने प्रॉमिस किया, जैसे ही तुम ठीक होगी हम सीधा मंडप जाएंगे। वो कहती है, कसम खाने की हिम्मत है? ठीक है, मैं कसम खाता हूँ, जब तुम चल पाओगी हम शादी करेंगे। सुआन अपनी रिकवरी को लेकर एक हद तक ऑब्सेस्ड हो चुकी थी। उसकी बातें ज्यादा एक डेस्परेट दुआ लग रही थी, न कि कोई रियलिस्टिक प्रॉमिस। कई घंटों तक उसे शांत करने के बाद आखिरकार वो गहरी नींद में सो गई। मैं चुपचाप रूम से बाहर निकल आया। हॉलवे की तन्हाई में ठंडी दीवार के सहारे खड़ा हो गया। मेरा जिस्म धीरे धीरे नीचे फिसलने लगा। मैं जमीन पर बैठ गया, अपना लेफ्ट हैंड उठाया और उस गहरी बाइट मार्क को देखा। उससे अभी भी खून टपक रहा था और जख्म धड़क रहा था। तेज चुभने वाला दर्द सीधा दिल तक जा रहा था। तभी मेरे पॉकेट में फोन जोर से वाइब्रेट करने लगा। मैंने फोन निकाला। स्क्रीन पर 2 अनरीड मैसेजेस चमक रहे थे। पहला बैंक का नोटिफिकेशन था। अकाउंट में सिर्फ 3000 युआन बचे थे। पूरे महीने के लिए बस इतना ही पैसा था। और दूसरा मेरी माँ का मैसेज था, अगर बहुत मुश्किल हो रहा है तो घर वापस आ जाओ, तुम्हारे पापा और मैं अभी भी तुम्हारा ख्याल रख सकते हैं। मैं चुपचाप स्क्रीन को देखता रहा। मेरा अंगूठा रिप्लाई बटन पर रुक गया, जैसे वक्त हम सा गया हो, लेकिन मैंने कुछ नहीं लिखा। स्क्रीन धीरे से अंधेरी हो गई। मैं अपनी पूरी जिंदगी एक ही दाव पर लगा चुका था। अगर मैं उसे इतना गहरा प्यार नहीं करता तो कोई भी समझदार इंसान इतने साल तक ये सब बर्दाश्त नहीं करता। मैं एक नौकर से भी बदतर जिंदगी जी रहा था। अपने हाथ के जख्म को देखते हुए मैंने सुआन के साथ उस प्रॉमिस को याद किया। वही एक चीज थी जो टूटने से मुझे रोक रही थी, लेकिन उस वक्त मुझे ये नहीं पता था कि आज रात ये ली गई शादी की कसम 700 दिन और रात के बाद एक गोली बनकर मेरे दिल को चीर देगी। अगली सुबह मेरे पेरेंट्स हमारे छोटे से गांव से यहाँ आए। उनके हाथों में 2 बड़े पुराने बोरी जैसे बैग्स थे। एक में हमारे खेतों के ताजे फल थे और दूसरे में हमारे बैकयार्ड की मुर्गियों के अंडे। मैं उन्हें लेकर उस अमीरों वाले विला के अंदर जा रहा था कि तभी सुआन की माँ सामने आ गई। ओ माय, देखो कौन आए हैं। वेलकम वेलकम, अंदर आइए। डाइनिंग टेबल पर मिसेस सू एक आधी मुस्कुराहट के साथ बैठती थी, लेकिन उस स्माइल में अंदर गर्म जोशी तो नहीं थी, बस सिर्फ ताना था। जियाओ यू, पिछले 2 सालों में तुमने हमारे घर में रहकर प्रोफेशनल स्किल्स तो छोड़ो, लेकिन हाई एंड वेस्टर्न एंटीक तो जरूर सीख लिया है। अगर कभी रियल जॉब ढूंढनी हो तो किसी वेस्टर्न बिस्ट्रो में हेड वेटर बनना तुम पर परफेक्टली सूट करेगा। मैं चुपचाप मीट काट रहा था। मेरे हाथ एक सेकंड के लिए भी नहीं रुके। उसकी आवाज में जो जलील करने वाली टोन थी, मैं उसे कम्प्लीटली इग्नोर कर दिया। अरे आंटी, आप मजाक कर रही हैं। मेरी डिग्री तो आर्किटेक्चरल डिजाइन में है। जियाओ यू, मैं सिर्फ तुम्हारे भलाई के लिए कह रही हूँ। 2 साल से तुम बस वान के आसपास घूम रहे हो। तुम्हारी प्रोफेशनल स्किल्स अब तक तो बिल्कुल खत्म हो चुकी होगी। आज के फास्ट पेस सोसाइटी में सिर्फ 2 साल इंडस्ट्री से बाहर रहना ही किसी को बेकार बना देता है। और वैसे भी जैसे ही सुआन की टांगे ठीक हो जाए, वो वापस प्राइम बेरेलिना बन जाएगी। वो इलीट आर्टिस्ट और इन्वेस्टर्स के बीच रहेगी, हाई क्लास लोगों के साथ। लेकिन अगर तुम दिन भर किचन में बंद रहोगे और तुम दोनों के पास बात करने को कुछ ही नहीं होगा, मतलब कि कॉमन टॉक्स एक दूसरे में एक्सचेंज नहीं करोगे, तो बताओ ऐसी शादी कैसे चलेगी। उसकी हर बात जहर की तरह चुभ रही थी। तभी मेरी माँ और बर्दाश्त नहीं कर पाई और एक ठग की आवाज के साथ उन्होंने चॉपस्टिक्स जोर से टेबल पर रख दिए। मिसेस सू, हो सकता है जियाओ यू कोई वर्ल्ड क्लास जीनियस न हो, लेकिन पिछले 2 सालों में उसने अपना दिल और जान सुआन के लिए लगा दी है। डॉक्टर्स ने कहा था उसकी टांगे कभी ठीक नहीं होगी, लेकिन ये ही है जो रोज आधी रात को उठकर उसकी मसाज करता है। बारिश हो या धूप, यही उसे रिहाब ले जाता है। मॉम, पानी पी लीजिए। मैं बीच में बोलने की कोशिश करता हूँ, लेकिन मिसेस सू ठंडी आवाज में कहती है, मैंने क्या गलत कहा? केयर गिविंग बस केयर गिविंग ही होता है और प्यार एक अलग चीज है। हमारी सू फैमिली ने जियाओ यू के साथ कभी बुरा बर्ताव किया है? पिछले 2 साल से उसका रहना खाना सब हमने कवर किया है और हर महीने उसे 5000 युआन ट्रांसफर किए हैं, बिल्कुल उतना ही जितना एक हाई एंड लेवल एक नर्स को दिया जाता है। तो बस ये सब कुछ एक फेयर ट्रांजैक्शन है, इसलिए ऐसा मत बिहेव करो जैसे सू फैमिली तुम पर कोई एहसानमंद है। नर्स, ये शब्द सुनते ही मेरे फादर का चेहरा लाल हो जाता है, वो भी गुस्से से, और वो बोलते हैं, तुम्हारी नजर में हमारा बेटा सिर्फ एक नर्स है। मिसेस सू ने अपने कंधे ऊंचे किए, और क्या तुम सच में सोच रहे थे कि वो हमारा दामाद है? रूम का माहौल अब
अब हटने वाला था, तभी सुआन अपनी व्हील चेयर पर आ गई। मॉम, ये सब शोर शराबा क्यों हो रहा है? ऊपर तक आवाज आ रही थी। वो धीरे धीरे से आगे बढ़ी, उसकी नजर मेरे पेरेंट्स पर पड़ी और एक पल के लिए उसकी आंखों में साफ एनोयंस देखी। सुआन, तुम आ गई, आओ जरा देखो, ये सब जियाओयू के पेरेंट्स लाए हैं। मिसेस सू ने कॉर्नर में रखे 2 बोरी जैसे बैग्स की तरफ इशारा किया। बैग्स थोड़े से खुले हुए थे, अंदर से मिट्टी लगी हुई आलू दिखाई दे रहे थे। सुआन ने अपनी नाक सिकोड़ी और हाथ से हवा को झटका दिया। ये कैसे बदबू है? मॉम, आपने वेंटिलेशन सिस्टम ऑन नहीं किया क्या? ये सुनते ही मेरी माँ के चेहरे की मुस्कान जम गई। उन्होंने घबराकर अपना हाथ रगड़े और हल्की सी टूटती हुई आवाज में बोली, सुआन, ये ऑर्गेनिक आलू है, मेरे अपने बागीचे के, इनमें कोई पेस्टिसाइड नहीं यूज किए, बहुत हेल्थी हैं। थैंक्स आंटी। लेकिन उसके टोन में कोई शुक्रिया नहीं था। जियाओयू, मुझे रूम में ले चलो, मुझे अपनी आफ्टरनून नैप लेनी है, यहाँ बहुत शोर है, मेरा सर फट रहा है। वो एक सिंपल लाइन, बहुत शोर है, मेरे पेरेंट्स के दिल में 2 तेज तीर की तरह घुस गई। वो इतनी दूर से आए थे सिर्फ मुझे देखने के लिए, और यहाँ उनके लिए सिर्फ बेइज्जती थी। फिर भी उन्हें एक गर्म खाना खत्म करने तक का वक्त भी नहीं मिला और उन्हें एक बोझ समझकर साइड कर दिया गया। मैं एक पल के लिए वही जम गया, खामोशी में। मेरी नजर सीधा सुआन पर टिक गई। 2 साल पहले उस तूफानी रात में ये लड़की मेरा हाथ पकड़कर रो रही थी, प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ। और आज वो याद इतनी धुंधली लग रही थी जैसे किसी पुराने जमाने की कहानी हो। मैं उसकी व्हील चेयर की तरफ देखता हूँ, मेरी आवाज में हल्का सा दर्द और टकराव था। सुआन, मेरे पेरेंट्स अभी अभी आए हैं। वो मुझे ऐसे देखती है जैसे उसे यकीन ही ना हो, जैसे मेरा वो शैडो जो हमेशा हाँ में हाँ मिलाता था आज जवाब देने की हिम्मत कर रहा हो। मुझे पता है, लेकिन सच में मैं थक चुकी हूँ। ओके, तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो या जो भी हो, क्या मेरी जरूरतें हमेशा पहले नहीं आनी चाहिए? वो ऑलमोस्ट मुझे नर्स कहने वाली थी, लेकिन लास्ट सेकंड पर रुक गई। मैंने एक लंबी भरी सांस ली और अपने पेरेंट्स की तरफ मुड़कर एक जबरदस्ती की मुस्कान फॉरवर्ड की। डैड, मॉम, मैं सुआन को ऊपर ले जाता हूँ, पहले आप आराम से खाना फिनिश कीजिए, फिर मैं आपको नदी के पास वॉक के लिए ले जाऊंगा। इसके अलावा मैंने और कुछ नहीं कहा, बस उसकी व्हीलचेयर घुमा कर ले गया। जैसे ही हम सीढ़ियां चढ़ रहे थे, मैं एक बार पीछे मुड़कर देखा। मेरी माँ चुपके से अपनी आंखों के आंसू अपनी स्लीव से पोंछ रही थी और मेरे फादर, जिन्होंने अपना सर झुकाया हुआ था, ठंडा हो चुका ब्रेड चुपचाप खा रहे थे। रूम के अंदर सुआन की कंप्लेंट्स रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। तुम्हारे पेरेंट्स ऐसे कपड़े पहनकर क्यों आए हैं? अगर मेरे फ्रेंड्स ने देख लिया तो कितनी इंसल्ट होगी। और वो घटिया वोवन बैग्स कितने गंदे हैं, मेड को बोल दो तुरंत फेंक दे। सुआन, मैंने अचानक से उसे बीच में रोका। क्या है अब? मेरी आवाज बर्फ जैसी ठंडी थी। वो वोवन बैग्स मेरी माँ ने अपने हाथों से सिला है, वो भी धागे धागे से, और अंदर के आलू मेरे फादर ने बिना पेस्टिसाइड के उगाए हैं, वो भी सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी सेहत के लिए। मैंने कब कहा मुझे नहीं चाहिए? मैं बस कह रही हूँ वो अनहाइजीनिक है, राइट? तुम इतने एग्रेसिव क्यों हो रहे हो? सच में तुम बहुत स्लो हो और तुम्हारा टेम्पर भी बिल्कुल इरेशनल है। मैं चुप हो गया क्योंकि मुझे समझ आ गया था कुछ बहुत कीमती पहले ही टूट चुका है, और आज मेरे पेरेंट्स की वो छोटी होती परछाई जो धीरे धीरे दूर जा रही थी, वो आखिरी बोझ बन गई जो सब कुछ तोड़ गया। मैं नीचे वापस आया और जब मेरे पेरेंट्स ने खाना खत्म किया, मैं उन्हें नदी के किनारे ले गया। हम तीनों साथ चल रहे थे, लेकिन बीच में सिर्फ खामोशी थी। वक्त कब गुजर गया पता ही नहीं चला और रात हो गई। उन्होंने विदा करने के बाद मैं वापस आया जैसे हर रोज करता था। मैं सुआन के रूम में गया। उसकी डेली थेरेपी और मसाज के लिए मैं उसकी काल्व्स पर हाथ रखकर धीरे धीरे मसाज करने लगा। वो बेड पर पड़ी थी, फोन में शॉर्ट वीडियोस स्क्रॉल कर रही थी। कभी कभी हल्की सी हंसी निकालती जैसे उसे दुनिया की कोई भी परवाह ना हो। मैं उसके एंकल्स के पास वाले पॉइंट पर आया और थोड़ा ज्यादा सा प्रेशर अप्लाई किया। कुछ फील हो रहा है? बिल्कुल भी नहीं। और फिर वो हंसने लगी कि ओह माय गॉड, ये कैट कितनी फनी है। उसकी आंखें स्क्रीन से एक सेकंड के लिए भी नहीं हटी। मैं चुप रहा और अपने हाथ नीचे ले गया। एंकल के दूसरे पॉइंट पर 2 साल पहले यहाँ की मसल्स बिल्कुल संक हो चुकी थी, सिर्फ हड्डियां ही रह गई थी। लेकिन अब 2 साल की मेहनत के बाद ये फिर से नॉर्मल शेप में आ गई है। स्किन भी वापस से स्मूथ और नॉर्मल हो गई है। अचानक मेरी उंगलियों ने कुछ महसूस किया, एक बहुत ही हल्की माइक्रोस्कोपिक सी मूवमेंट, जैसे मसल कॉन्ट्रैक्ट हुई हो। मेरे हाथ वही फ्रीज हो गए। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। सुआन, सुआन, मेरी आवाज कांप रही थी। तुमने अभी मूव किया। सुआन का थंब स्क्रीन पर रुक गया। उसने अपना फोन बंद किया और धीरे से मेरी तरफ
मुड़कर देखा, क्या मेरा फुट? मैंने उसका लेफ्ट फुट दोनों हाथों में पकड़ लिया। मेरी आंखों में एक अजीब सी इंटेंसिटी थी। अपना बिग टो हिलाने की कोशिश करो, जितनी ताकत है सब लगा दो। वो मेरी तरफ देखती रही। मेरा चेहरा लाल हो चुका था एंड्रेलाइन से। उसकी आंखों में भी एक चिंगारी सी चमकी। वो कुछ सेकंड्स तक रुकती है, फिर ध्यान लगाकर अपनी पूरी कंसंट्रेशन उस टो पर दे देती है, और फिर एक चमत्कार होता है, बहुत छोटा लेकिन असली। वो बड़ा अंगूठा जो 2 साल से बिल्कुल बेजान था, धीरे से हल्का सा हिलता है। उस पल 4 साल का दर्द, अंदर दबा हुआ गुस्सा, हड्डियों तक उतर चुकी थकान, मेरे आंखों में आंसू भर आ गए। सब कुछ इस एक पल में फूट पड़ा। मैंने तुरंत से अपना सर उठाया। 4 साल में पहली बार मेरे चेहरे पर एक सच्ची चमकती हुई मुस्कान आ गई। तुमने कर दिखाया। तुम्हारे नर्व्स सच में रीजनरेट हो रहे हैं। ये सिर्फ कोई मेडिकल मिरेकल नहीं था, मेरे लिए ये एक प्रॉमिस का पूरा होने का काउंटडाउन था। जैसे ही मेरी टांगे ठीक होंगी, हम तुरंत शादी करेंगे। वो कसम मेरे दिमाग में बार बार गूंज रही थी, लेकिन सुआन का रिएक्शन बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था। ना कोई खुशी, ना कोई चीख, ना एक भी आंसू। वो बस चुपचाप अपने उस हिलते हुए टो को देख रही थी, और एक ही पल में उसका चेहरा बिल्कुल सफेद पड़ गया। उसकी आंखों में एक अजीब सा तूफान था, डर, हिचकिचाहट और एक हल्की सी नफरत जैसी रेजिस्टेंस। वो बस एक बार मूव हुआ। अब सर्जरी तो डेफिनेटली सक्सेसफुल होगी। डॉक्टर्स ने हमेशा कहा था, अगर मेन नर्व्स रिस्पॉन्ड करे तो सक्सेसफुल रेट 90% तक चला जाता है। सुआन, याद है तुम्हें? तुमने प्रॉमिस किया था जैसे ही तुम चल पाओगी हम। वो अचानक से अपनी बाहें सिकोड़ लेती है। उसकी नजर इधर उधर भटकने लगती है। वो मेरी आंखों में देख भी नहीं पा रही थी। वो बस एक रैंडम क्रैम्प था। इतनी जल्दी रिकवरी कैसे हो सकती है? इतनी बड़ी बात मत बनाओ। अगर बाद में रिकवरी फेल हो गई तो मैं और ज्यादा टूट जाऊंगी। बस अब इनफ। वो इरिटेट होके अपने बालों में हाथ फेरती है और फोन वापस उठाती है। मैं थक गई हूँ, मसाज यही बंद करो। बहन की थक गई हो? तेरा दिमाग तेरी बूंद में है क्या सुआन? एक तो वो तुम्हें मसाज कर रहा है, ऊपर से रील्स देख रही हो। तुम थक गई हो? मेरे मुंह से इतनी गंदी गालियां निकलेंगी ना इस सुआन के लिए। लेकिन यही होता है प्यार में अंधा होना। वो कहती है, मुझे अकेला छोड़ दो। मैं धीरे से खड़ा हो गया, उसकी तरफ देख रहा था। बेड पर लेटी हुई वो बिल्कुल ठंडी, अलग सी लग रही थी। जो खुशी की एक चिंगारी अभी हवा में जली थी, वो तुरंत अंधेरे में डूब गई। मैं बेवकूफ नहीं था। उस पल के लिए मैं उसकी आंखों में जो मैंने देखा वो उम्मीद की नजर नहीं थी। वो एक ऐसे इंसान की नजर थी जो अचानक अपने दरवाजे पर कर्ज लेने वाले को देख ले। वो डर रही थी हमारे उस कसम से। मैं मुड़कर बाहर जाने लगा और बस इतना कहा, ठीक है, आराम करो। दरवाजे तक पहुंचकर पीछे मुड़े बिना मैंने धीरे से पूछा, सुआन, अगर सर्जरी सक्सेसफुल हुई तो सेलिब्रेट करने के लिए कहाँ जाना चाहोगी? मेरे पीछे गहरी सी खामोशी छा गई। काफी देर बाद उसने धीरे से कहा, बाद में बात करेंगे। वैसे भी मेरे सारे फ्रेंड्स होंगे वहाँ, तुम हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। शब्द सुनते ही मेरे अंदर कुछ टूट गया। मैंने हल्का सा हंस दिया, लेकिन वो हंसी एक ऐसे इंसान की थी जो आखिरकार सच एक्सेप्ट कर चुका हो। मैंने दरवाजा बंद किया और उस कमरे को पीछे छोड़ दिया। जैसे ही दरवाजा बंद हुआ, अंदर से एक आवाज आई। डायल टोन। सुआन किसी को कॉल कर रही थी और उसकी आवाज तुरंत बदल गई, सॉफ्ट, मीठी, बिल्कुल किसी से फ्लर्ट करने वाली। हे बेब, लगता है मैं ऑलमोस्ट रिकवर हो गई हूँ। वक्त बीत गया और देखते ही देखते 3 महीने गुजर गए। सुआन की सर्जरी पूरी तरह सक्सेसफुल होगी। सेलिब्रेट करने के लिए सू फैमिली ने जैंग चेन के सबसे एलीट प्राइवेट क्लब को बुक किया। उस रात सबसे बड़ा ओपन एयर रूफटॉप सिर्फ उसके लिए रिजर्व था। गेस्ट की लाइन लगी हुई थी। सब उसे कांग्रेचुलेट करने आ रहे थे और मैं एक कोने के बूथ में अकेला बैठा था। अरे देखो कौन है यहाँ। चू, लेजेंडरी नैनी। ये था चेंशु, इस हाई सोसाइटी सर्कल का लीडर। वो मुझसे कहता है, यहाँ चुप क्यों बैठे हो? सुआन तो वहाँ सितारों के बीच में एक देवी की तरह ट्रीट हो रही है। जाकर टोस्ट नहीं करोगे? आखिर तुम्हारी सर्विस के बिना वो इतनी जल्दी रिकवर नहीं कर पाती। उसने जानबूझकर सर्विस शब्द पर जोर दिया। उसकी आंखों में मजाक और जलील करने का मिक्स था, लेकिन मैंने उसकी तरफ देखा भी नहीं। मेरी नजर बस दूर खड़ी सुआन पर टिकी थी, जो अब खुशी खुशी लोगों के साथ बात कर रही थी, जैसे मैं कभी उसकी जिंदगी का हिस्सा था ही नहीं। सुआन एक यंग एलीट इन्वेस्टमेंट बैंकर के साथ खड़ी थी। उस आदमी का हाथ उसकी कमर पर आराम से टिका हुआ था और सुआन ने उसे हटाया भी नहीं। उस पल मैंने फाइनली चेंशु की तरफ देखा। मैं ड्रिंक नहीं करता। चेंशु हंसा, एक जलील करने वाली हंसी। इतने डीप बनने की क्या जरूरत है? ऑनेस्टली जियाओ यू, मैं तुम्हें एडमायर करता हूँ। 4 साल तक गंदगी साफ करते रहे, इंसल्ट खाई। मैं होता तो कब का भाग चुका होता। सच बताओ, ये सब प्यार के लिए कर रहे हो या बस सू फैमिली के टुकड़ों के लिए इतना डेस्परेट हो? मैंने सीधा उसकी आंखों में देखा। मेरी नजर बिल्कुल शांत थी, लेकिन अंदर से जम चुकी थी, जैसे एक सड़ी हुई झील। चेंशु, अगर सर्कस देखना है तो स्टेज वहाँ है। मेरी डेडपन आवाज ने उसे
थोड़ा सा हिला दिया। उसके चेहरे पर एक अजीब सी बेचैनी थी। वो कुछ बोलने ही वाला था, तभी रूम में स्पॉटलाइट जल उठी। अटेंशन एवरीवन, एक मिनट के लिए सबका ध्यान चाहिए। आज मैं अपनी माँ का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ और मेरे लीड सर्जन ब्रिलियंट प्रोफेसर ली का भी। अरे सुआन, डॉक्टर्स के अलावा क्या तुम किसी और को भूल रही हो? और वो इंसान जो दिन रात तुम्हारे पास खड़ा रहा। चेंशु अचानक से खड़ा हुआ और जोर से चिल्लाया, जानबूझकर। एक पल में पूरी क्राउड की नजर मेरी तरफ मुड़ गई, जैसे सर्च लाइट हो। सुआन वहां जम गई। उसकी नजर भीड़ के बीच से सीधा मुझ पर आकर रुकी। उस एक पल में उसकी चमकती हुई मुस्कान पत्थर बन गई। मैं उसकी नजर को पहचानता था। वो था सिर्फ बचने की कोशिश, डर। वो हमेशा कसम से डर रही थी। इस ग्लैमरस हाई सोसाइटी के बीच वो एक्सेप्ट नहीं करना चाहती थी कि उसका फियोंसे एक ऐसा आदमी है जिसका कोई स्टेटस नहीं, जो बस एक परछाई जैसा है। स्टेज पर खड़ी सुआन ने एक गहरी सांस ली और फिर अपना परफेक्ट मास्क वापस पहन लिया। ऑफ कोर्स मुझे शुक्रिया अदा करना चाहिए। याओ यू, यहाँ आओ। मैं धीरे धीरे से स्टेज की तरफ बढ़ा। हर कदम के साथ लोगों की नजरें मुझ पर मुझे चुभ रही थी। उनकी फुफकार जैसी फुसफुसाहट मेरे कानों में गूंज रही थी। कितना बेचारा लग रहा है, पूरा पुश ओवर है ये। मैं स्टेज पर चढ़ा और सुआन के पास खड़ा हो गया। उसने मेरा हाथ पकड़ा और अपना हाथ मेरे साथ लिंक किया। देखने में वो इंटीमेट लग रहा था, लेकिन मुझे महसूस हो रहा था उसका पूरा जिस्म टेंस था, जैसे वो दूर भागना चाहती हो। वो कहती है, कुछ लोग शायद इसे जानते नहीं, ये है जियाओ यू। ये वही इंसान है जिसके साथ मैं बड़ी हुई हूँ। मेरा छोटा भाई। मेरा छोटा भाई। माइक की आवाज के साथ ये दो शब्द पूरे रूफटॉप पर गूंज गए। नीचे से चेंशु ने एक तेज सीटी मारी। अरे मुझे लगा ये तुम्हारा होने वाला दूल्हा है। पूरा हॉल हंसी से गूंज उठा। ठीक ही जलील करने वाली हंसी। मैं सच में मानता था आज रात हमारी कसम पूरी होगी, लेकिन सब कुछ एक मिराज निकला, जैसे टूटते हुए बर्तन में पानी भरना। मैं उसके करीब झुककर आखिरी बार पूछता हूँ, क्या तुम्हें और कुछ कहना है? सबके सामने ड्रामा मत करो, सब लोग देख रहे हैं, थोड़ा रिस्पेक्ट दिखाओ। जो भी है घर जाकर बात कर लेते हैं। घर? वापस उस पिंजरे को तुम घर बोल रही हो? उस पिंजरे जैसे घर में जहाँ तुम्हारे रूम का सिर्फ मैं एक नौकर हूँ। क्या तुम सच में इस वक्त सब खराब करना चाहते हो? सुआन, अब सब मुझे समझ में आ गया। तुम्हारी नजर में मैं सिर्फ एक रिप्लेसेबल केयर टेकर हूँ। ठीक है, मैं तुम्हें वही देता हूँ जो तुम चाहती हो। जियाओ यू, तुम क्या कर रहे हो? अभी ड्रामा मत करो, ये मेरी जिंदगी का सबसे इम्पोर्टेंट दिन है। बेकार का इशू मत बनाओ। बेकार का इशू? वाह, तुम्हारे प्रोमिस की वैल्यू तो पंख से भी हल्की निकली। क्या सिर्फ मैं ही था जो इस रिश्ते को सीरियसली लेता था? आज से हम अपने रास्ते अलग करते हैं। जियाओ यू, तुम ये क्या बोल रहे हो? चलो घर चलते हैं, बात करते हैं प्लीज। आखिरी पल तक सुआन ने अपनी एक्टिंग नहीं छोड़ी। उसकी फेक मासूमियत देखकर मुझे घिन आ गई। मैं मुड़ गया और स्टेज के नीचे उतर गया, उस घिनौनी महफिल को पीछे छोड़कर। पीछे सुआन मुझे जाते हुए देख रही थी। वो गुस्से से लाल होती है। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसका ओबीडियंट शैडो कभी उसके खिलाफ खड़ा हो जाएगा। माहौल खराब होता देख चेंशु तुरंत बीच में आया। ओप्स, लगता है ब्रदर जियाओ यू को कोई अर्जेंट काम आ गया, बस यहाँ फेस देखने आए थे, फिर जल्दी निकल गए। मुझे पता नहीं था कि इतनी जल्दी में है। चलो कोई बात नहीं मेरे दोस्तों, लेडीज एंड जेंटलमैन, कोई बात नहीं, एंजॉय द नाइट। मैं वहाँ से निकलकर सीधा रिवर के पास आ गया। अंदर एक अजीब सी फीलिंग थी, जैसे हड्डियों तक उतर चुकी थकान और एक खालीपन, जैसे कोई बहुत भारी बोझ अचानक उठ गया हो। फाइनली खत्म हो गया। 4 साल का ये पैथेटिक ड्रामा आज एंड हो गया। तभी फोन वाइब्रेट हुआ। मैसेज था सुआन की ठंडे दिल वाली माँ का। वो मुझसे कहती है, बैंक्वेट लेट तक चलेगा, तुम घर पहले आ जाओ, मुझे तुमसे बात करनी है। मैंने स्क्रीन को देखा और एक हल्की सी सरकास्टिक स्माइल आई। परफेक्ट, मुझे भी बहुत कुछ कहना है। रात के अंधेरे में मैं सू फैमिली विला वापस आ गया। बाहर बारिश फिर से तेज हो चुकी थी। बूंदे खिड़कियों पर जोर जोर से पड़ रही थी। मैं लिविंग रूम के सोफा पर अकेला बैठा था। मेरी पूरी जिंदगी एक ही जगह पैक्ड थी। एक पुराना सा ब्लैक 20 इंच का सूटकेस, वही जो मैंने यूनिवर्सिटी के टाइम लिया था। 6 साल बाद व्हील्स जम चुके होते हैं, मुश्किल से चलता था। अंदर सिर्फ कुछ कपड़े और मेरा पुराना वॉर्न आउट लैपटॉप। इस बड़े लग्जरियस मेंशन से मुझे कुछ भी नहीं मिला और ना मैंने कुछ लिया, कुछ भी नहीं। तभी फिंगरप्रिंट लॉक की आवाज आई। मिसेस सू अंदर आई और साथ में एक बिल्कुल नशे में डूबी हुई सुआन। जाके हैंगओवर सूप बना। मिसेस सू ने मेड को ऑर्डर दिया। सुआन लड़खड़ाती हुई अंदर आई और मुझे सोफा पर देख लिया। वो मुझसे कहती है, अभी तक जाग रहे हो, जाओ पानी लेकर आओ। पुरानी आदत, नशे में भी मुझे एक नौकर की तरह ऑर्डर करना, लेकिन इस बार मैं
मैं हिला तक नहीं, एक नजर तक नहीं डाली उसकी तरफ। वो वही रुक गई, पहली बार मेरी खुली नाफरमानी देखकर। लेकिन दिमाग ऑलरेडी अल्कोहल से धुंधला था तो उसने बात आगे नहीं बढ़ाई। मेड उसे ऊपर ले गई और अब रूम में सिर्फ मैं और मिसेस सू थे। वो मेरे सामने बैठी, उसकी नजर मेरी सूटकेस पर गई। एक सेकंड के लिए सरप्राइज, फिर वापस वही एरोगेंस। ऑलरेडी पैक कर लिया? आज सुआन थोड़ी ज्यादा हो गई, लेकिन दिल पर मत लेना। तुम जानते हो ना यंग लोग सोशल स्टेटस को लेकर कैसे होते हैं। फिर सीधा पॉइंट पर, ये कार्ड ले लो और इसका पास कोड सुआन का बर्थडे है। उसकी आवाज फिर से वही पेट्रोनाइजिंग टोन में थी। मैं कार्ड को देख रहा था, ब्लैक गोल्ड फिनिश और वो चांद की रोशनी में चमक रहा था। कार्ड को देते वक्त मिसेस सू कहती है, तुम जानते हो सुआन का अब स्टेटस अलग है, वो कम बैक कर रही है और उसे एक मैचिंग सोशल सर्कल चाहिए। तुम अच्छे आदमी हो लेकिन तुम दोनों अलग दुनिया के हो, इसलिए ये मेरी तरफ से तुम दोनों का ब्रेकअप फी है। मैं हल्का सा हंसा। ब्रेकअप फी? इसे अप्रिसिएशन बोनस समझो। 4 साल से तुम उसकी सर्विस करते आ रहे हो। सू फैमिली किसी का एहसान नहीं रखती। इसमें 5 लाख युआन है, वो भी पूरे एक घर का डाउन पेमेंट। इसे गाँव जाके एक विला बना लो, शादी करो, सेटल हो जाओ। 5 लाख युआन 4 साल के बदले। मेरी जवानी के 4 साल, बेसोने वाली रातें और वो वादा कि उसके ठीक होने के बाद हम शादी करेंगे। अगर मैं पहले वाला नाइव इंसान होता तो शायद मैं ये कार्ड उसके मुंह पर फेंक देता और चिल्लाकर कहता प्यार की कोई कीमत नहीं होती। लेकिन अब मैं वो इंसान नहीं था। मैंने हाथ बढ़ाया और कार्ड ले लिया। मिसेस सू की आंखें अब मुझे कुछ और नजर से देख रही थी। वो नजरें घिनौनी ही थी और वो मुझसे कहती है ट्रैश हमेशा ट्रैश ही रहेगा। शायद वो यही सोच रही थी, लेकिन मैंने धीरे से बोला 5 लाख 4 साल की फुल टाइम नर्सिंग फीस के हिसाब से लगभग 10,000 पर मंथ। मेरी आवाज बिल्कुल सीधी, बिल्कुल इमोशनलेस और इस बार गेम सच में पलटने वाला था। स्पेशलिस्ट के लेवल का नहीं है, लेकिन अब फर्क भी नहीं पड़ता। मैंने अपना फोन निकाला और वो ऐप खोला जिसमें मैंने पिछले 2 साल का हर एक एक्सपेंस ट्रैक कर रखा था। ये सब मेडिकल बिल्स हैं जो मैंने सुआन के लिए पे किए थे। सप्लीमेंट्स, ग्रोसरीज, घर का पूरा खर्चा, टोटल 64,520। इसे 5 लाख से माइनस कर लो, बाकी जो बचता है ऑनेस्टली मुझे परवाह नहीं है। उस पल मिसेस सू के चेहरे का स्मर्क फ्रीज हो गया। उन्होंने कभी ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मैं इतना एग्जैक्ट हिसाब रखूंगा। ये कोल्ड क्लिनिकल सेटलमेंट उसे किसी भी गुस्से से ज्यादा अनकंफर्टेबल कर रहा था, क्योंकि ये एक सच दिखा रहा था। मैंने हमारे पूरे पास्ट को एक सिंपल ट्रांजैक्शन बना दिया था और अब वो ट्रांजैक्शन अब फुली सेटल था। मिसेस सू तुम कहती हुई उसके गले में जितने भी अल्फाज थे वो अटक जैसे जाते हैं और बाद में मैंने कहा मैं आइटमाइज्ड रिसीप्ट वीचैट पर भेज दूंगा और मैंने कार्ड पॉकेट में डाल दिया, केयरफुली और डिलिबरेटली, क्योंकि ये सिर्फ पैसे नहीं थे, ये मेरी नई जिंदगी का सीड था और पास्ट को काटने वाली फाइनल ब्लेड। मैं खड़ा हुआ और बिना पीछे देखे चल दिया। पीछे उसकी आवाज आई, शाओयू एक बार ये पैसे ले लिए तो वापस रास्ता नहीं होगा। मैं रुका नहीं, बस इतना बोला फ्यूचर में मैं सिर्फ एक आदमी हूँ जिसने अपने काम के पैसे लिए हैं। रिलैक्स मिसेस सू, गरीब लोगों की एक अजीब सी प्रोफेशनल एथिक्स होती है। जब मैं निकल रहा था उसके दिल में पहली बार पैनिक आया, जैसे उन्होंने कुछ बहुत कीमती चीज खो दी हो जो कभी वापस नहीं मिलेगी। विला के बाहर एक कदम रखते ही एक अजीब सी आजादी महसूस हुई। सालों से जो बोझ सीना दबा रहा था आज वो मिट्टी बन गया। मैंने टैक्सी ली और सीधा एक होटल गया। रात गहरी थी, बारिश अभी भी गिर रही थी। कल से मेरी नई जिंदगी शुरू होगी। रूम में जाते ही शावर लिया और सीधा बेड पर गिर गया। डीप ड्रीमलेस स्लीप। और अगली सुबह तेज धूप ने आंखें खोल दी। फोन देखा, दोपहर हो चुकी थी। फ्रेश होकर मैं होटल से चेकआउट कर गया, सीधा कोस्ट की तरफ चला गया। रेत पर धीरे धीरे चलने लगा, दिमाग फुल स्पीड पे। नेक्स्ट मूव प्लान कर रहा था। 5 लाख बैंक में है, सर्वाइवल इशू नहीं, लेकिन सिर्फ इसी पैसे पे जीना वो तो स्लो डेथ है। पैसा खत्म हो जाता है, लेकिन मैं करना क्या चाहता हूँ कोई आइडिया नहीं। चलते चलते दिमाग घर की तरफ चला गया। माँ बाप गाँव में है। मैंने फोन निकाला और अपनी माँ को कॉल किया। हेलो माँ, आप बिलीव नहीं करोगी, आज लॉटरी लग गई, 5 लाख मिले हैं। मैं अभी 2 लाख आप लोगों को ट्रांसफर कर रहा हूँ, जो चाहे ले लेना। मगर वो बोली मुझे कुछ नहीं चाहिए बेटा, तुम अपने लिए रखो। अरे नहीं, ट्रांसफर हो रहा है ऑलरेडी। आप लोगों ने नए कपड़े तक नहीं लिए सालों से, घर में रिपेयर्स भी होते रहते हैं। 4 साल हो गए हैं ग्रेजुएट हुए, मैंने एक पैसा तक नहीं भेजा। अब प्लीज मना मत करो, फोन कट करना पड़ेगा, बैटरी लो है। मैंने जल्दी से कॉल कट किया और मोबाइल बैंकिंग ऐप खोलकर 2 लाख ट्रांसफर कर दिए।
उस वक्त दूसरी तरफ मैंने अभी बात खत्म भी नहीं की थी, मेरी माँ धीरे से बोली और पास खड़े मेरे पापा चुप थे, लेकिन उनके चेहरे पर एक गहरी सोच थी, जैसे वो समझ गए हो कि उनका बेटा सच में बदल चुका है। जियाओ यू अब वो सच में बड़ा हो गया है, जो भी करना चाहता है उसे अपना रास्ता खुद बनाना चाहिए। मेरे पापा की आवाज शांत थी, लेकिन उनके लफ्जों में गहरा मतलब छुपा था। माँ को शायद से वो डेप्थ समझ नहीं आ पाया, लेकिन उन्हें फर्क भी नहीं पड़ा। उनके लिए बस इतना काफी था, उनका बेटा जीत गया है। उनका दिल खुशी से भर गया। शाम ढलने लगी, सनसेट ने समंदर को एक गोल्डन रंग से भर दिया। मैं रेत पर बैठा था और हाथ में एक डायमंड रिंग पकड़े हुए, वही रिंग जो मैं सुआन को देने वाला था। सीक्रेट प्लान किया था, बिल्कुल एक परफेक्ट सरप्राइज। लेकिन अब मैं धीरे से खड़ा हुआ और रिंग को देखा, वो इसके लायक नहीं है। एक हफ्ता बीत गया। इस दौरान मैं पूरे देश में घूमता रहा। ग्रेजुएशन के बाद मैंने कभी खुद के लिए जीना सीखा नहीं था। मेरी पूरी जवानी सिर्फ सुआन के लिए सेक्रीफाइस हुई। अब पहली बार मैं खुद के लिए जी रहा था। प्लान में बैठकर मैं म्यूजिक सुन रहा था। मैं अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन का इंतजार कर रहा था और उधर सू फैमिली विला में सुआन सोफा पर बैठी थी और गुस्से से कांप रही थी। उसने अभी अभी मेरा नंबर डायल किया, नंबर डिस्कनेक्टेड। परफेक्ट, तो तुम पैसा लेकर भाग चुके हो। जियाओ यू, 4 साल के प्यार की कीमत सिर्फ 5 लाख थी। डिस्गस्टिंग। देखते हैं कितनी देर तक ये एटीट्यूड चलता है तुम्हारा। अगले कुछ हफ्तों में उसकी दुनिया हिल गई। नई नैनी का खाना बेकार, शावर कभी ठंडा कभी गर्म, हर छोटी चीज उसे इरिटेट कर रही थी, क्योंकि वो आदत थी परफेक्ट लाइफ की। और उसे कभी समझ में नहीं आया कि उसके परफेक्शन के पीछे कोई चुपचाप सेक्रीफाइस कर रहा था। इसी में ही 3 महीने गुजर गए और उसके बाद मैं बदल चुका था। सफर ने मुझे हील कर दिया। दिल को वो पीस मिल गया जो सालों से खो गया था। आज मैं एक क्वाइट कोजी कैफे में बैठा हूँ, अपने काम में फुली इंटरेस्टेड। और अब जो मेरी पूरी प्रेजेंस थी वो ही अलग हो गई थी। पहले की तरह नहीं, अब मैं काम, शार्प और कंपोज्ड था। वो पुराना सबमिसिव इंसान कहीं गायब हो चुका है। उसकी जगह एक कॉन्फिडेंट एलिगेंट पर्सनैलिटी आ चुकी है। टैबलेट पर मैं एक आर्किटेक्चरल डिजाइन ड्राफ्ट रिफाइन कर रहा हूँ। मेरा नया प्रोजेक्ट एक हाई एंड इंडिपेंडेंट बुक स्टोर का इंटीरियर डिजाइन था। तभी कैफे का डोर खुलता है, बेल की हल्की सी आवाज और उसके बाद कोई ओट मिल्क लाटे और हाफ शुगर ऑर्डर करता है। वो आवाज बहुत ही फेमिलियर। मेरा हाथ एक सेकंड के लिए रुकता है, लेकिन मैं अपना सिर नहीं उठाता। पिछले 3 महीनों में मैंने ये मोमेंट 1000 बार इमेजिन किया था। गुस्सा, पैनिक या एस्केप, लेकिन अब कुछ भी नहीं, बस इंडिफरेंस। जैसे सड़क पर कोई रैंडम बंदा बार बार हॉर्न बजा रहा हो, जो कि एनोइंग होता है लेकिन मीनिंगलेस। लेकिन किस्मत अपना गेम खेलती है। ऑर्डर का वेट करते वक्त उसके साथ खड़ा आदमी अचानक मुझे देख लेता है। चंशु, उसकी नजर बास की तरह तेज थी। एक ही सेकंड में उसने मुझे पहचान लिया। चाहे मैं कितना भी बदल गया हूँ, मेरी सोलिट्यूड वो कभी नहीं भूल सकता। यो जियाओ यू, ये तुम ही हो ना? सुआन के हाथ फ्रीज हो गया, लिपस्टिक हवा में ही रुक गई और उस पल पास्ट वापस आ चुका था। उसने चेंसू की नजर को फॉलो की और मुझे वहाँ पर देखा। सुबह की धूप जो कि गर्म थी, उसमें मेरे जो फेशियल एक्सप्रेशन थे और फीचर्स वो बहुत ही ज्यादा शार्प दिख रहे थे। और सच में पहली बार से 100 गुना बेटर लग रहा था। ना ही वो झुककर चलने वाला इंसान और ना ही वो सर्वेंट वाली नर्वस बॉडी लैंग्वेज। अब मैं एक कॉन्फिडेंट अर्बन एलीट जैसा लग रहा था और ये चीज उसे अंदर से बहुत ज्यादा जला देती है। आई व्हाट राइट, कैसे इतना आगे बढ़ गया मेरे बिना? क्योंकि उधर उसकी लाइफ 3 महीने में 5 नर्सेस चेंज, इंसोम्निया, एग्जाइटी और एक फेक स्माइल जब भी वो अपने नए बॉय टॉय के साथ होती। चंचू, ये तो वही है। चंचू हमेशा की तरह मसाला डालने के मूड में। लगता है भागा नहीं ज्यादा दूर, शायद तुम्हारा वेट कर रहा है यहाँ। चलो मिलते हैं। दोनों सीधा मेरे टेबल की तरफ आए। चंचू सामने चेयर पर बैठ गया, अपने पैर क्रॉस करके स्मग स्माइल के साथ। वेल वेल वेल, ग्रेट डिजाइनर जियाओ यू, लॉन्ग टाइम नो सी मैन। सुना है बड़ा पैसा बना लिया, आउटफिट भी काफी अपग्रेडेड है। अच्छा, अब आपस की बात, सच बता ये सब लुयान के ब्रेकअप मनी से लिया ना? ये चुप रहा, आराम से फाइल सेव की, टैबलेट बंद किया और धीरे से ऊपर देखा। लेकिन मेरी नजर चेंचू पर रुकी ही नहीं, सीधा सुआन पर थी। मिस सू, काफी टाइम हो गया। उसने आंखें तंग की। अच्छा हाइड किया तुमने, नंबर भी चेंज, घर भी चेंज, अब यहाँ आके मुझे एम्बुश कर रहे हो? तुम्हें पता था ना मैं हर वेंसडे यहाँ आती हूँ। मैं हल्का सा हंसा और बोला, कैफे मेरे स्टूडियो से सिर्फ 500 मीटर दूर था, मैं रोज यहाँ काम करता था। मैंने ब्लूप्रिंट्स की तरफ इशारा किया। तुम गलत हो, दुनिया तुम्हारे अराउंड रिवॉल्व नहीं करती। चंचू बीच में बोला, ड्रामा बंद करो, और अगर तुम उसे मूव ऑन कर चुके हो तो अभी तक सिंगल क्यों हो, या अभी भी वेट कर रहे हो? न्यूज फ्लैश, गेम ओवर, क्योंकि अब सुआन मेरी गर्लफ्रेंड है। उसने सुआन को अपने पास खींच लिया। इस बार उसने रेजिस्ट नहीं किया, बल्कि उसके पास लीन कर गई। लेकिन उसकी आंखें सिर्फ मुझे देख रही थी, जैसे वेट कर रही हो एक छोटा सा रिएक्शन, जो कि जेलसी, पेन, कुछ
कुछ भी, लेकिन उसे मिला सिर्फ सुकून से भरा आंसर, कांग्रेचुलेशन, तुम दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट हो। बस यही लाइन उसको तोड़ गई। जियाओ यू, ये अपना एटीट्यूड बंद करो, टेक्निस साफ साफ दिख रही है। तुम पैसा लेके भाग गए, मेरा नंबर ब्लॉक किया, एक अपॉलॉजी तक नहीं। मैं क्यों माफी मांगू? तुमने मेरी जिंदगी को बर्बाद किया, क्या उसके लिए माफी? ये सुनकर वो बौखला गई। वो कहने लगी, तुम्हारे जाने के बाद सब खराब हो गया, नर्सेज यूजलेस हैं, कोई भी मेरे स्टैंडर्ड्स को पूरा नहीं कर पा रहा। तुमने जानबूझकर डिटेल्स नहीं बताई ना, क्योंकि तुम मुझे सफर करते हुए देखना चाहते थे। तुम सेल्फिश हो जियाओ यू। मैं सीधा आराम टोन में बोला, मिस सू, पहली बात मैं एक सर्विस प्रोवाइड कर रहा था, हमारा हिसाब क्लियर हो चुका है। दूसरी बात, 5 लाख मेरी मेहनत की कमाई है, कोई चैरिटी नहीं। तीसरी बात, मैं थोड़ा झुक कर बोला, अगर आपको भी हेल्प चाहिए मैं अवेलेबल हूँ। काउंसलेटिंग फी 500 पर आवर, अगर पे कर सकती है तो बात करें, वरना प्लीज साइड हो जाइए। और उस पल पावर डायनेमिक्स कंप्लीटली फ्लिप हो चुका था। मैं उन लोगों से कहता हूँ कि मैं जा रहा हूँ। मैंने उस हिस्टेरिकल औरत को देखा और एक पल के लिए दिल में हल्का सा तरस आया। ये वही लड़की थी जिससे मैंने 10 साल तक प्यार किया, 2 साल तक प्रोटेक्ट किया, और आज उसकी सोच इतनी ट्विस्टेड हो चुकी थी कि मेरे चले जाने के बाद और जाने को वो एक गुनाह समझ रही थी, सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं उसकी आदत ले गया था। रूम बिल्कुल साइलेंट हो गया। अंशु भी बहुत ज्यादा शौक में था, मुंह खोला लेकिन लफ्ज नहीं। वो बोला, क्या ये वही जियाओ यू है जो सब कुछ सह लेता था? अब वो एक कोल्ड कैलकुलेटेड इंसान बन चुका था। सू आन ने QR कोड को देखा, उसका चेहरा लाल से पर्पल हो गया, जैसे पब्लिक में किसी ने थप्पड़ मारा हो। वो QR कोड उस प्यार का मजाक उड़ा रहा था जो उसने कभी सीरियसली नहीं लिया था। यू बास्टर्ड, उसने हाथ उठाया मुझे थप्पड़ मारने के लिए जैसे पहले करती थी, लेकिन इस बार मैंने उसका हाथ हवा में ही पकड़ लिया, सीधा आंखों में देखा और बोला, सू आन, याद रखना मैंने तुम्हारा बॉयफ्रेंड होना छोड़ दिया है, मैं तुम्हारा केयर टेकर भी नहीं हूँ, मैं सिर्फ एक स्ट्रेंजर हूँ। एक स्ट्रेंजर तुम्हारे टेंट्रम्स टॉलरेट नहीं करता। मैं उसका हाथ झटके से छोड़ दिया। वो पीछे लड़खड़ा गई, गिरने वाली थी, मगर चंशु जल्दी से आकर उसे संभाल लेता है। मैंने अपना टैबलेट उठाया और बिना पीछे देखे सीधा निकल गया। एक बार भी मुड़कर नहीं देखा। वो वही खड़ी रह गई जैसे उसका समय रुक सा गया हो। मेरी दूर होते हुई सॉलिट्यूड को देखते हुए उसका हाथ अभी भी कांप रहा था। मैं रोड पर चलते हुए स्टूडियो की तरफ जा रहा था, तभी फोन वाइब्रेट हुआ। एक फ्रेंड रिक्वेस्ट, डीपी एक लड़की डाइविंग सूट में, और उसकी स्माइल बिल्कुल धूप की तरह ब्राइट, बिल्कुल एक सनराइज की तरह। रात हो गई, ठंडी नमी भरी हवा। सू आन अपने कार में बैठी थी, हीटर फुल पर, फिर भी उसके घुटनों में दर्द उड़ रहा था। वही पुराना दर्द जो बारिश के साथ वापस आता था, जैसे छोटी छोटी चीजें अंदर से कट रही हो। वो कहती है, पहुंचे क्या? उसने ड्राइवर पर चिल्लाया, ऑलमोस्ट मैम, ट्रैफिक है। आज रात एक बड़ा इवेंट था, एलीट एयर यंग मास्टर ली का बर्थडे, सबसे लग्जरियस लाउंज बुक किया गया था। चिंसू वहाँ ऑलरेडी वेट कर रहा था और उसने उसे फोर्स किया था परफेक्ट देखने के लिए। सू आन ने अपने पैर देखे, सिल्वर फ्रिंज ड्रेस और 10 सेंटीमीटर रेड बॉटम हील्स, एंकल्स छिल चुके थे, बैंडेड से कवर, लेकिन पेन कम नहीं हुआ। घुटनों पर प्रेशर अनबेरेबल था। और फिर एक थॉट आया, अगर जियाओ यू यहाँ होता तो वो गुस्सा करता, हील्स चपा देता और जबरदस्ती कंफर्टेबल फ्लैट पहनने को बोलता, फिर वही लाइन बोलता, ब्यूटी ज्यादा इंपॉर्टेंट है या हेल्थ? कार के अंदर सू आन चुप हो गई। पहली बार उसने महसूस किया उसने सिर्फ एक आदमी नहीं खोया, उसने अपनी केयर, अपनी कंफर्ट, अपनी असली दुनिया खो दी। पहले वो इसे ओवर कंट्रोलिंग समझती थी, आज घुटनों में चुभने वाला दर्द उसे बता रहा था। वो कंट्रोलिंग नहीं बल्कि केयर थी और जरूरत थी। कार नाइट क्लब के एंट्रेंस पर रुकती है। सू आन एक गहरी सांस लेती है, परफेक्ट स्माइल लगाती है और बाहर निकलती है। फ्लैश लाइट्स नॉन स्टॉप, हाई सोसाइटी का ये शार्क टैंक और वो सेंटर ऑफ अटेंशन, मेडिकल मिरेकल, चेंशू की न्यू ट्रॉफी गर्लफ्रेंड। प्राइवेट लाउंज के अंदर लाउड बेस, शैंपेन की स्मेल, सिगार स्मोक और पूरा केओस। सब लोग चीखे लगा रहे थे कि क्वीन आ गई। चेंशू सेंटर में बैठा था, एक मॉडल को पकड़े हुए। जैसे ही उसने सू आन को देखा, हाथ हटा लिया और कहने लगा, सू आन इधर आ। वो दर्द सहकर चिल्लाती है और बैठ जाती है। चेंशू उसके सामने विस्की स्लाइड करता है, लेट हो मगर प्लेंटी ड्रिंक करना, मुझे कोल्ड नहीं चाहिए, लेग्स दर्द कर रहे हैं। लोग हंसने लगते हैं और क्यूट सी आवाजें निकाल करके, ओ हमारी मिस सू इतनी डेलिकेट है, और फिर कहते हैं ठीक है हम गर्म पानी लेकर आते हैं। उसकी टोन जैसे किसी बच्चे को हैंडल कर रहा हो, मगर उसकी टोन से साफ साफ पता चलता है कि केयर नहीं बल्कि शो ऑफ था। तभी दरवाजा जोर से खुलता है, म्यूजिक रुक जाता है, सब चुप। मैं अंदर आता हूँ, ब्लैक यूटिलिटी आउटफिट, चेस्ट पर ID बैज। मैं पार्टी के लिए नहीं आया था बल्कि मैं तो काम के लिए आया था। मेरे पीछे स्टाफ, टेप मेजर्स, लेजर टूल्स सब पकड़े हुए थे। मैं उनसे कहता हूँ, सॉरी टू इंटरप्ट, मैं लीड डिजाइनर हूँ, फेज 2 रेनोवेशन का 5 मिनट का स्ट्रक्चरल ऑडिट करना है। तभी आवाज आती है, ओ ये तो जियाओ यू है ना? हाँ, अब कॉन्ट्रैक्टर बन गया है।
मैं सीधा देखता हूँ इंटीरियर डिजाइनर मास्टर ली लॉन्ग टाइम। चंचू खड़ा हो गया सुआन को ब्लॉक करते हुए। फेक स्मर्क को मेंटेन करते हुए वो कहता है, अब जब आ ही गए हो ड्रिंक ले लो। पुराने दोस्त हैं, वैसे नैनी का जॉब छोड़ दिया और अब पिलर्स के नैनी बन गए। मैं रुकता हूँ, उसे देखता हूँ। मेरी आंखों में ना गुस्सा ना इंसल्ट, सिर्फ तरस। टाइम बाइल्ड होता है मेरा। अगर स्पॉन्सर करोगे तो 5 मिनट वेस्ट कर सकता हूँ, लेकिन मेरी फी तुम्हें बैंकक्रप्ट कर देगी। इससे चंचू ट्रिगर हो गया। फेस दे रहा हूँ तुम्हें, वरना कौन जानता है तुम्हें। तुम वही हो ना जो घर का काम करते थे बिल्कुल औरतों की तरह। तो तुम जैसा नौकर एलीट बनने का ड्रामा बंद ही करे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अभी सुआन वहाँ खड़ी हो जाती है। चंचू उस पर चिल्लाता है, क्या हुआ? इस पे तरस आ रहा है। याद रखना बॉयफ्रेंड मैं हूँ। वो एक श्रिम्प उठाता है और जबरदस्ती उसके मुंह के पास ले जाता है, क्रूड और रफ अंदाज में। वो सब कुछ ये इसलिए कर रहा था क्योंकि वो कंट्रोल दिखाना चाहता है। श्रिम्प गिर जाता है, उसकी एक्सपेंसिव ड्रेस पर स्टेन, और तब मेरी आवाज रूम को कट करती है, तो ये है तुम्हारा केयर। चंचू, ये चीजें कॉपी नहीं होती। मैं आराम से पॉइंट आउट करता हूँ, उसके हील्स ने स्किन छील दी है, बैंडेज निकल रहा है। 10 मिनट से ड्राफ्ट में बैठी है, घुटने रब कर रही है। वो कोल्ड टॉलरेट नहीं करती, आइस ड्रिंक्स उसे क्रैम्प देते हैं। ये सब तुमने नोटिस नहीं किया। मैं उसकी आंखों में देखता हूँ और फिर कहा, केयर का मतलब ये नहीं होता कि किसी के मुंह में कुत्ते की तरह जबरदस्ती खाना डाल दो। और उस मोमेंट में वो सब कुछ क्लियर हो गया कि डिफरेंस क्या होता है। एक ने सिर्फ पोजेसिस किया, दूसरे ने सच में केयर किया। चंचू का चेहरा सीधा पर्पल हो गया, हाथ में वाइन बोतल आधी हवा में अटकी हुई, ना डाल पा रहा था ना जुबा पा रहा था। सुआन मुझे बस देखती रह गई, जैसे वो शॉक में हो। और उस पल उसे वो पुरानी फीलिंग्स वापस मिली। कोई मुझे समझता है, मगर उसने गलत समझा। सोचा मैं जेलस हूँ, उसके लिए खड़ा हो रहा हूँ। उसके दिल में एक अजीब सी खुशी फूट पड़ी। वो हाथ बढ़ाती है, याओ, मगर मैं हल्का सा साइड हो गया। उसका हाथ हवा में ही रह गया, खुद को उसे टच भी नहीं करने दिया। और मैं अपनी वॉच देखता हूँ, मेरी आवाज और भी ठंडी। और मैंने कहा, लेकिन ये सब मेरा कंसर्न नहीं है। डेटा कलेक्ट हो गया। यंग मास्टर ली, सॉरी फॉर द इंटरप्शन। ब्लूप्रिंट्स कल भेज दूंगा। मैं मुड़ता हूँ और निकलने लगता हूँ। पीछे से आवाज आई, याओ रुको। उसकी आवाज पीछे से फट पड़ती है। अगर तुम मुझे इतना अच्छे से समझते हो तो फिर क्यों गए? मुझे बताओ, तुम्हें अभी भी केयर है ना? मैं गलतफहमी में तो नहीं हूँ। मैं उसकी आवाजों और बातों को सुनकर रुकता भी नहीं, बस सीधा जवाब देता हूँ, मिस सू, आप गलत हो। जिस इंसान की मुझे परवाह थी और है, वो आप नहीं है। मैं बस इतना देख रहा हूँ कि मेरा एक्स एम्प्लॉयर कितना बैडली परफॉर्म कर रहा है, वरना मेरी रिजिग्नेशन अनप्रोफेशनल लगती। और बस मैं डोर पुश करके बाहर निकल गया। बाहर की ठंडी हवा सीधा चेहरे पर लगी, लेकिन अंदर एक अजीब सी गर्माहट फैल रही थी। फाइनली मुझे कंफर्म हो गया, मैं उससे प्यार नहीं करता, बिल्कुल भी नहीं। जो लड़की कभी मुझे जमीन पर गिरा देती थी, आज सिर्फ एक स्पॉइल्ड बेचारी स्ट्रेंजर बन चुकी है। अंदर चंचू तो फट गया, वाइन बोतल जमीन पर तोड़ दी, गुस्सा ईगो सब डूब गया। सुआन सोफे पे गिर गई, बिल्कुल फ्रीज। नजर उस स्टेन पर टिकी हुई, वही ग्रीस स्टेन जो कभी नहीं निकलेगा। वो स्टेन उसे उसके पास्ट के बारे में याद दिलाती है, और उस पल उसके लिए सब कुछ खत्म हो चुका था। या तो इसी के साथ पार्ट 1 खत्म होता है। अगर पार्ट 2 चाहिए तो कमेंट कर देना भाइयों, कर मत देना बल्कि भर देना। वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। और ये मेरा सरप्राइज था कि मैंने कल वीडियो नहीं डाली, तो आज 2 वीडियो ही डाल दी। इसका अगला पार्ट लास्ट पार्ट होगा, तो कमेंट में ये भी लिख सकते हो कि लास्ट पार्ट जल्दी डालो।